Pranam. Today we are on another lecture of art and culture. This is a continuation. ये पिछले lecture के continuation में ही है. That was ancient and medieval Indian literature. प्राचीन और मध्य भारत का साहित्य जो है उसका सेकेंड पार्ट है ये कंटिन्यूएशन में. तो हम स्टार्टिंग में पहले रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं. पिछले क्लास में हमने या पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण बातों का बहुत ध्यान रखने के लिए कहा था. फर्स्ट इज द क्रोनोलॉजी, जो कालांतर है, इस काल के बाद कौन सा काल आता है, या व्हाट आर द एजेस और एराज दैट कम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. भारत के इतिहास में कौन से काल आए हैं सारे, वो आपको थरो होना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए. तभी यू वुड बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. एंड द सेकेंड थिंग वी टॉक्ड अबाउट वाज लैंग्वेज. भाषा का डेवलपमेंट कैसा हुआ है इतने सालों में, जो इतने प्राचीन भारत से लेकर अभी मॉडर्न टाइम्स तक भाषा का कैसा डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उसका ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है. वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम संस्कृत से आज तक के जो हिंदुस्तानी भाषा पर कैसे आए हैं. एंड द थर्ड थिंग दैट आई टोल्ड यू कि आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा वाज द स्क्रिप्ट. जो लिपि हम इस्तेमाल करते हैं उस भाषा को लिखने के लिए, कि कौन सी भाषा कैसी दिखेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट, लिपि पे. तो हमने ब्राह्मी स्क्रिप्ट इसमें डिस्कस किया था. तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्रोनोलॉजी पे. जो मैंने आपको पैरेलल बताई थी, उत्तर और दक्षिण भारत की पैरेलल हिस्ट्री आपको बताई थी, तो हम उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं. वी स्टार्टेड विद द महाजनपद एरा इन द नॉर्थ इंडिया. उत्तर भारत में हमने महाजनपद एरा से स्टार्ट किया था. महाजनपद वॉज अराउंड 6th century बिफोर द क्रिश्चियन एरा. 6th century, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल था. एंड नॉर्थ इंडिया में यू हैव टू रिमेंबर कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की हम पैरेलली बात कर रहे हैं, सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि ये किस काल में हुआ था और ये किस काल में हुआ था. देन वी डिस्कस्ड अबाउट महाजनपद काल में हमने 3 मुख्यतः 2 या 3 डिस्कस किए थे. दैट वाज पाणिनि का अष्टध्यायी, एंड जिसमें संस्कृत के ग्रामर के रूल्स वर डिफाइंड. एंड सेकेंड वी डिस्कस्ड वाज पाणिनि के अष्टध्यायी के अलावा नाट्य शास्त्र, जिसमें भरत मुनि ने जिसमें नाट्य शास्त्र में डांस और ड्रामा, नृत्य और अभिनय के रूल्स डिफाइन किए हैं, या फिर उससे रिलेटेड उन्होंने जो टेक्स्ट लिखा था. एंड द थर्ड, जिसका मैं 2 या 3 इसीलिए कह रही हूं बिकॉज द थर्ड, जिसका मनुस्मृति की हमने बात की थी, इट इज नॉट नोन कि वो इसी काल में लिखा गया है या इससे पहले. तो हम महाजनपद में वी डिस्कस दीज 3. देन वी केम टू द मौर्यन एंड द पोस्ट मौर्यन. मौर्यन एंड द पोस्ट मौर्यन पीरियड. This is from 300 बिफोर क्रिश्चियन एरा, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 300 क्रिश्चियन एरा, 4ठी शताब्दी ईसवी तक ये काल चला. तो इसमें बिकॉज आई हैव टेकन पोस्ट मौर्यन, जब हम मौर्यन की बात करेंगे तो दैट वाज अराउंड 300
बिफोर द क्रिश्चियन एरा, इन द 4th century बिफोर द क्रिश्चियन एरा, ईसा पूर्व। तो मौर्यन में हमने डिस्कस किया था मेनली अर्थशास्त्र, और उसके अलावा हमने पोस्ट मौर्यन में गाथा सप्तशती एंड मृच्छकटिकम और गाथा सप्तशती को डिस्कस किया था। आई होप यू रिमेंबर देम। एंड वन मोर वाज देयर इन दी पोस्ट मौर्यन और मौर्यन पीरियड which I forgot to tell, I must add it now। फिर आप कहेंगे कि मैडम ने तो बताया ही नहीं था हमें और एग्जाम में पूछ लिया गया। सो दैट इज वाई आई एम टेकिंग स्वप्न वासव दत्त। स्वप्न वासव दत्त, दिस वॉज रिटन बाय भाष। भाष वॉज अ संस्कृत, हम इंग्लिश में या रोमन स्क्रिप्ट में उसे भाष लिखते हैं, एंड देयर इज अ रोमन स्क्रिप्ट में एक रोमन स्क्रिप्ट का हलंत है ये। सो ये भाष या भाष भी बोलते हैं इन्हें। तो स्वप्न वासव दत्त वॉज अ स्टोरी ऑफ एक किंग उदयन थे, जो कि वॉज अ फिक्शनल और अ यू कैन से अ फिक्शनल और अ मिथिकल कैरेक्टर, मतलब ये रियल है या नहीं वी डू नॉट नो। सो ही वॉज अराउंड इन द महाजनपद पीरियड, ये जो किंग हैं और उनकी शादी के बारे में है, जो एक वासव दत्त नाम की राजकुमारी के साथ तय हुआ था। भाष इज नोन एज द प्रीडिसेसर ऑफ कालिदास। कालिदास जिन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, रादर कि हमको शेक्सपियर को कालिदास ऑफ द वेस्ट कहना चाहिए, बट व्हाट टू डू। सो ये भाष जो है ये कालिदास के पूर्वज माने जाते हैं, बिकॉज पूर्वज इन द सेंस साहित्य के पूर्वज, नॉट उनके फैमिलियल रिलेशंस या लेगेसी की वजह से, बट साहित्य में उनके पूर्वज माने जाते हैं, बिकॉज ही ऑल्सो रोट इन संस्कृत एंड द स्टाइल दोनों का बहुत ज्यादा सिमिलर था, कालिदास एंड भाष। And then after the Mauryan and the post-Mauryan period, we moved to the Gupta age. Gupta period is considered the golden age। मैंने इसमें आपको scientific texts के बारे में भी बताया था and about the fictional literature। तो scientific में mathematical, astronomical यानी कि गणित और ज्योतिष और उसके अलावा साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, साइंस से रिलेटेड भी थे, विज्ञान से रिलेटेड भी सारे टेक्स्ट हमने डिस्कस किए थे। सो गुप्त पीरियड वाज अराउंड 4th century से स्टार्ट, वी कैन से 4th century क्रिश्चियन एरा, 4वीं शताब्दी ईसवी में गुप्त पीरियड इज कंसिडर्ड, या 4वीं या 5वीं शताब्दी में। Then we discussed after the Gupta period, we discussed Gupta period में we discussed about Kalidas and about one more person जो कि बहुत important है, विशाख दत्त। तो हमने इनकी देवी चंद्रगुप्तम के बारे में भी डिस्कस किया था, विशाख दत्त की, एंड मुद्रा राक्षस। Then after the Gupta period came after the Gupta period, the post Gupta period में हमने कंसिडर किया था पुष्यभूति डायनेस्टी, बट आई एम राइटिंग इट एज पोस्ट गुप्ता। गुप्त काल के बाद का जो काल है दैट इज पोस्ट गुप्ता। देन इन दी हम उसके बाद सीधे पोस्ट गुप्ता में हमने अभी तक पुष्यभूति डायनेस्टी की बात की है। उसके आगे का जो है पोस्ट गुप्ता पीरियड, वी विल डिस्कस इट पैरेलली। साउथ इंडिया के साथ हम उसका डिस्कशन करेंगे, दक्षिण भारत के साथ उसका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बिकॉज संगम एज के बाद प्रोमिनेंटली हर काल के बारे में डिस्कस करना बहुत ही लेंदी है, एंड
जो जिस हिसाब से यूपीएससी में क्वेश्चंस बनते हैं, यू हैव टू बी थरो कि मतलब नॉर्थ और साउथ में पैरेलली क्या चल रहा था। सो पोस्ट गुप्ता पीरियड में we had discussed about the पुष्यभूति डायनेस्टी। हर्षवर्धन का काल हमने डिस्कस किया था। हर्षवर्धन एंड हिज बाण भट्ट, हिज कोर्ट पोएट, राज कवि थे इनके, हर्षवर्धन के बाण भट्ट, इनके बारे में डिस्कस किया था। देन उसके बाद एक बहुत लंबा गैप है, करीब 300-400 साल का इसे मान सकते हैं। कश्मीर के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। कश्मीर में क्या हो रहा था और यहाँ कौन सा साहित्य था। एंड देन टू द लास्ट ऑफ दिस, द ग्लोरियस एज ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के का सल्तनत काल जिसे कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत। These were Turkish people, ये तुर्की लोग थे जो आए थे इंडिया में और इन्होंने कई सालों तक राज किया। उसके बाद मुगल्स केम, they were Arabs, वो अरबी थे। सो दिल्ली सल्तनत एंड इसमें हम लैंग्वेज का भी बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें इसके बाद जो ये लैंग्वेज लेकर आए, या पर्शियन, फारसी, जिसमें फिर बाद में पारसी, हिंदी और उर्दू से मिलकर, पारसी और हिंदी से मिलकर उर्दू का डेवलपमेंट हुआ। द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स। सो दिस वुड बी द एंड ऑफ टुडे बिकॉज वी आर डिस्कसिंग प्राचीन और मध्य भारत। उसके बाद मॉडर्न पीरियड ऑफ लिटरेचर आता है। सो वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब हम साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं। बिफोर दैट एक और हमने डिस्कशन किया था इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट, वो बिल्कुल ही सेपरेट साहित्य है, लिटरेचर है, एंड इट डज नॉट रिलेट कि इसी काल में उसका सारा साहित्य लिखा गया है। अलग अलग कालों में उसका सारा साहित्य जो लिखा गया था, हमने उसके बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर में। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैन आगम्स के बारे में, कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल मतलब रूल्स से रिलेटेड ऑफ द रिलीजन, धर्म के नियमों से रिलेटेड, उसके अलावा जो धर्म के नियमों के अलावा जो स्टोरीज और कॉन्वर्सेशंस, जो वार्तालाप के थ्रू और जो कहानियों के थ्रू, कथाओं के थ्रू लिटरेचर हुआ, दैट इज नोन एज द नॉन कैनोनिकल। सो दैट वाज इट। फिर साउथ इंडिया पे आते हैं हम। साउथ इंडिया में द संगम लिटरेचर इज वेरी प्रोमिनेंट। अब ये जो संगम पीरियड है, ये बहुत ही लंबा काल है। दिस माइट हैव स्टार्टेड फ्रॉम द महाजनपदा पीरियड, बिकॉज अगर आप कई और भी सोर्सेज रेफर करते हैं तो उसमें या तो, क्योंकि इसमें संगीतियां हुई थी, जैसे बौद्ध संगीतियां होती थी, जैसे बुद्धिज्म की असेंबलीज हुआ करती थी, उस टाइप की संगीतियां थी। तो ऐसे 1, 2, 3 करके संगीतियां हुई हैं। तो फर्स्ट संगीति हो सकता है कि वो महाजनपद पीरियड में हुई हो, एंड द लेटर असेंबलीज took place in the later period। तो संगम पीरियड के बाद साउथ इंडिया में दिस इज कंसिडर्ड अराउंड 6th सेंचुरी, लेकिन ये चला टिल 4th सेंचुरी इन द क्रिश्चियन एरा। मतलब हम पूरा यहां से यहां तक का काल संगम में मान सकते हैं। सो इसमें हम पांड्याज एंड पल्लवाज लिख सकते हैं, पांड्याज एंड पल्लवाज, क्योंकि जो संगीतियां हुई थी संगम काल में वो पांड्य राजाओं की थी। मे बी दीज पांड्य किंग्स एस्टैब्लिश्ड देयर, जो उनका स्टेटहुड था या उनका जो साम्राज्य था, उन्होंने संगम पीरियड से ही स्टार्ट कर दिया था, एंड दे लास्टेड टिल हियर। सो पांड्याज एंड पल्लवाज।
तो ये दो डायनेस्टीज हम डिस्कस करेंगे, या हम साउथ इंडिया को मेनली भाषाई आधार पर डिस्कस करेंगे, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर द पांड्याज एंड द पल्लवास, चालुक्याज, अर्ली एंड द लेटर चालुक्याज। अर्ली चालुक्याज में देर आर चालुक्याज ऑफ बादामी, and in the later Chalukyas, the Chalukyas of Kalyani and Vatapi. Then the Cholas, you must have heard about Raj Chola. They are pronounced as Chod, not Chola, in the Tamil accent, or according to the South Indian languages, Chola. And then the last is, in this we will move to, जो कि दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के समकालीन है। इसमें बहामनी भी है एंड बहुत ही मेजरली विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर। This is also very important, the Vijayanagar Empire, जिसमें कृष्णदेव राया was the king. You must have seen this cartoon आता था एक, तेनाली रामन, उसमें जो कृष्णदेव राय जो राजा थे उनके, उनको दर्शाया गया था। So that was the king of the Vijayanagar Empire. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। जो भी पैरेलल हिस्ट्री अभी तक चली है, ये आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर बन गई होगी। एंड रिमेंबर दिस ऑल्सो इज द न्यू एडिशन दैट आई हैव मेड टुडे। नाउ वी विल मूव टू सेपरेटली पुष्यभूति डायनेस्टी तक हमने पोस्ट गुप्ता एज में डिस्कस कर लिया था, तो हम आगे उसके डिस्कस करेंगे। देर आर अदर प्रोमिनेंट ऑथर्स एंड लिटरेचर ऑल्सो, दूसरा साहित्य भी है अपार्ट फ्रॉम द पुष्यभूति डायनेस्टी। तो अब हम लैंग्वेजेस के बेस पे भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि कन्नड़ लैंग्वेज में अलग त्रिरत्न हुए हैं, वील डिस्कस दैट। Okay, so we'll move forward from the Pushyabhuti dynasty. Then we'll come to the post Gupta में हम आएंगे। There were three mainly important authors, we can say. One was Bhavbhuti. Bhavbhuti was an author and as well as a sage. So ये Bhavbhuti जो थे, he was around 7th and 8th century. कई सोर्सेज में 7th भी मिलता है, but 8th is more appropriate. भवभूति wrote उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरित मानस आपने देखा होगा, जो दूरदर्शन पे रामायण आता था, उत्तर रामचरित मानस के नाम से, दैट वॉज रिटन बाय भवभूति। तो ये उत्तर रामचरित मानस क्या था कि इसमें आफ्टर जो सीता जी और राम जी वनवास से वापस आ जाते हैं अयोध्या, तो उसके बाद की क्या स्टोरी है, द लेटर लाइफ ऑफ राम और सीता की जो लेटर लाइफ है, उसमें लव कुश का भी पोर्ट्रेल है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये सारी चीजें उत्तर रामचरितम में लिखी गई थी। दिस वॉज रिटन इन संस्कृत। दिस भवभूति वॉज इन दी नॉर्दर्न इंडिया ओनली। ये मगध वाले एरिया में थे एंड जो यूपी एमपी वाला एरिया लगता है उसमें मेनली ये हैं। दिस इज अराउंड
8th century is more accepted. 8th century CE, ईस्वी की बात कर रहे हैं हम. Then came another important writer, that was भाष. ओके, भाष वी हैव डिस्कस. वो तो पहले, वो स्वप्न वासवदत्त उन्होंने लिखा था. अनदर जिन्होंने वासवदत्त नाम से एक लिखी थी, रचना की थी, जो कि वासवदत्त नाम की राजकुमारी के बारे में ही है. वासवदत्त. दिस वॉज रिटन बाय सुबंधु. दिस इज ऑल्सो इन संस्कृत. सुबंधु, संस्कृत में ही लिखा गया है. इसकी रचना संस्कृत में की गई है. एंड देन वी विल डिस्कस कि महेंद्र वर्मन वन वॉज अ किंग, जो कि साउथ इंडियन किंग है, बिकॉज ही रिलेटेड टू द पल्लवा डायनेस्टी, बट ही रोट इन संस्कृत. तो उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेज यूज नहीं करी है, बट ही रोट इन संस्कृत. दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट ओवर हियर. ही रोट मत्त विलास प्रहसन. मत्त विलास प्रहसन. प्रहसन. मत्त विलास प्रहसन is based on कपालिका sect of Shaivism. There are various sects हिंदुइज्म में, अलग अलग काल में ये जन्मे हैं सेक्ट्स, जो कि किसी अलग अलग डीटीज या भगवानों में मानते हैं. जैसे शैविज्म बिलीव इन शिव, एंड वैष्णविज्म बिलीव इन विष्णु. देयर इज ऑल्सो शक्तिज्म दैट बिलीव इन the form of female goddesses. So Matta Vilas Prahasan is a comedy actually. This is a very interesting comedy, comic representation of, मतलब अगर हम ये सोचें कि इस समय हम ऐसी, आज के समय में हम इस टाइप की कॉमेडी लिख सकते हैं, सो आई डोंट थिंक दैट वुड बी पॉसिबल. अपेरेंटली हमारे जो पूर्वज थे या जो इस काल के लोग थे, दोज वर मच लिबरल देन अस. महेंद्र वर्मन. कपालिका सेक्ट. कपालिका. There is a very interesting episode. You will get the gist of भारत एक खोज का. भारत एक खोज का एक बहुत अच्छा एपिसोड है इस पर बेस्ड. कपालिका सेक्ट इस मत्त विलास प्रहसन के प्ले पर बेस्ड है वो. तो ये कपालिका सेक्ट है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, एंड दे आर मेकिंग फन ऑफ, और I would say it is a satirical criticism. ये एक व्यंग्यात्मक आलोचना की गई है इसमें जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर. सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ कपाल. कपाल की स्टोरी है ये, जो the people who believe in Kapalika sect are known as Kapal. कपाल मतलब स्कल. आपने देखा होगा there is a, ऐसा त्रिशूल है, उस पर there is a, I would try to draw it. ऐसा मुंडी बना हुआ है एक स्कल का. तो इस टाइप का कपालिका सेक्ट में बिलीव करने वाले लोग ये एक त्रिशूल अपने साथ लेकर चलते हैं.
So this was about the post Gupta period. इसमें now we will move on to other languages, जो हमने पहले बात करी थी कि हम भाषाई आधार पर पढ़ेंगे. तो ये अब हम संस्कृत, अभी तक हमने संस्कृत के प्लेस डिस्कस किए हैं या संस्कृत लिटरेचर को डिस्कस किया है पोस्ट गुप्ता पीरियड में. नाउ वी विल मूव ऑन टू कन्नड़. कन्नड़ में कन्नड़ साहित्य में के 3 रत्न समझे जाते हैं. द 3 रत्नास ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, पंपा, पोन्ना एंड रन्ना. If you are able to pronounce the South Indian names with their accent, then you are a genius. और कम से कम आपके पास एटलीस्ट यू हैव क्लियर स्पीच. कन्नड़ साहित्य को हम डिस्कस करेंगे इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड. सो कन्नड़ साहित्य में there was again before the 3 रत्न, 3 रत्नों से पहले there was a राष्ट्रकूटा king. राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी इन द 8th 9th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा में, ईस्वी में 8th 9th सेंचुरी ईस्वी में इसका स्टार्टिंग हुआ था क्रिश्चियन एरा में. राष्ट्रकूट डायनेस्टी, इसके एक राजा थे अमोघ वर्षा. अमोघ वर्षा ने कविराज मार्ग करके एक साहित्य लिखा है इन कन्नड़. कवि राज मार्ग, एंड ही टुक द टाइटल ऑफ कविराज ऑल्सो. इन्होंने एक टाइटल भी लिया था या इनको दिया गया था ये टाइटल कविराज. कविराज करके इन्होंने टाइटल भी लिया था. सो ही वॉज अ स्कॉलर ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ किंग. राजा होने के साथ साथ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ किंग ऑल्सो, बट ही वॉज अ स्कॉलर ऑल्सो. ये लिटरेचर में भी इन्हें महारत हासिल थी. Then the 3 Ratnas of the, or in English we can call them the 3 gems. This is very important. ये तीनों gems जो हैं, और इसमें जो फर्स्ट जेम है या जो पहले रत्न हैं, पंपा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट माने जाते हैं. बिकॉज पंपा ने क्या किया था, साउथ इंडिया में अभी तक जो महाभारत एज एन एपिक टेल का जो उल्लेख था वो कुछ ऐसा था कि कोई रिटन फॉर्म में नहीं था. महाभारत के बारे में सुना सबने था, या उसकी जो पूरी टेल्स हैं वो सबने सुनी थी, बट कोई रिटन फॉर्म अभी तक किसी भी राइटर या ऑथर ने नहीं दिया था. सो पंपा ने महाभारत को एक रिटन फॉर्म दिया था. महाभारत और कन्नड़ में लिखा है ये. अगर आप साउथ इंडियन पर्सपेक्टिव से महाभारत या रामायण पढ़ेंगे, यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन, मे बी अ कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज बोथ द पर्सपेक्टिव्स आर डिफरेंट. मतलब साउथ इंडिया का, दक्षिण और उत्तर भारत का महाभारत की तरफ जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, वो बहुत ही डिफरेंट है. तो इन्होंने महाभारत को कन्नड़ में लिखा था. फर्स्ट टाइम इट वॉज रिटन बाय हिम इन द कन्नड़ लैंग्वेज. Okay, so apart from Pampa, the other 2 were Ponna or Ponna and
रन्ना, Pampa wrote Adi Puran. This is different than what we had studied in the Up Puran. Up Puran में हमने आदि पुराण भी पढ़ा था, but this is in कन्नड़. आदि पुराण लिखा था इन्होंने, और पोन्ना ने wrote शांति पुराण, शांति पुराण, and Ranna wrote Ajit Puran. These three are based upon the stories और the socio-political economic conditions, मतलब तब की सामाजिक आर्थिक जो भी conditions रही थी उसके ऊपर, पॉलिटिकल राजनीतिक कंडीशंस के ऊपर ये तीनों लिखे गए हैं. ऑफ द चोला किंग्स, चोल किंग. एंड देयर इज अ स्पेशलिटी अबाउट दीज टेक्स्ट. जो भी लिटरेचर लिखा गया है उसके बारे में एक स्पेशलिटी ये है कि दिस इज रिटन इन चंपू स्टाइल, चंपू genre. This style consists of poetry and prose both, मतलब मिक्स पैटर्न यूज करते हैं स्टाइल में. बीच बीच में स्टोरी सुनाते जाते हैं इन द प्रोज फॉर्म, एंड फिर वर्स फॉर्म में पोएट्री स्टाइल में भी बीच बीच में उसको और भी ज्यादा इमेजिनरी और क्रिएटिव बनाने के लिए, कलात्मक बनाने के लिए यूज किया जाता है. तो पोएट्री और प्रेज फॉर्म में, पोएट्री एंड प्रोज. ओके, एंड लेटर दिस चंपू स्टाइल, बाद में इसका जो अस्तित्व था बहुत माइल्ड होता जा रहा था ये चंपू स्टाइल. सो अनदर राजा फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध राजा हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली. तो वही वाले जो भोज राजा हैं उन्होंने इसे चंपू स्टाइल को और ज्यादा बढ़ावा दिया. उन्होंने अपने वो, क्योंकि खुद भी ही वॉज ऑल्सो लाइक अमोघ वर्षा, उन्होंने भी कविराज करके टाइटल लिया था, और वो खुद भी एक स्कॉलर थे अपार्ट फ्रॉम बीइंग द किंग. सो उन्होंने चंपू स्टाइल को बाद में बहुत एस्टैब्लिश किया था. नाउ आई थिंक यू गॉट द कन्नड़ में जो भी साहित्य था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. प्लीज डू नॉट फॉरगेट दीज 3 रत्नास. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स. ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है. सो देयर आर चांसेस कि इसका क्वेश्चन आ सकता है, और ब्लैंकेट क्वेश्चंस तो मेंस में आते ही हैं अलग अलग लैंग्वेजेस को लेकर. सो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पूरा मॉड्यूल जो आर्ट एंड कल्चर का मॉड्यूल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी कम टू दी संगम साहित्य. अब मैं संगम साहित्य पे जंप कर रही हूं. मतलब मैं साउथ इंडिया में सबसे पहला काल जो है संगम लिटरेचर का, उस पे जंप कर रही हूं, सो दैट हम बीच में कहीं खो ना जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री है. तो पोस्ट गुप्ता एरा हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन वी आर अगेन कमिंग बैक टू स्टार्टिंग ऑफ द साउथ इंडियन हिस्ट्री. तो ये संगम काल हम डिस्कस कर रहे हैं. संगम पीरियड. संगम, एज आई टोल्ड यू, इसका लिटरल मीनिंग भी असेंबली होता है. असेंबली, किसकी असेंबली, कौन लोग पार्ट लेते थे इस असेंबली में? इस असेंबली में मेनली पार्ट लेते थे द पोएट्स, ऑथर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स, जिन सेजेस, ऋषि
जो जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान था वो सभी लोग इसमें आते थे। एंड द पांड्यन किंग्स, जो पांड्य राजा थे, ये इन्होंने ये संगीतियां अरेंज करवाई थी। ये इनवाइट करते थे इन सब लोगों को फॉर द असेंबली। तो ये जो असेंबलियां थी ये 1 दिन या 2 दिन की नहीं होती थी। दीज वर अराउंड 3 to 4 months, मतलब पूरा एक सीजन दे यूज टू कवर। ऐसा ही बुद्धिस्ट काउंसिल्स में भी देखा गया है, जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं उसमें भी देखा गया है। सो दीज आर नॉट ऑफ 1 or 2 days एंड देयर आर बेसिकली 2 schools। इसके 2 schools हैं, schools of the संगम एज। One is Agam and one is Puram। आगम एंड पुरम। एज वी हैव डिस्कस, हमने जैनिज्म में भी आगम की बात की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर आगम्स। आगम्स आर मेनली रिलेटेड टू द पर्सनल लाइफ ऑफ अ पर्सन, मतलब उसके जीवन में जो उसके घर में फैमिली के बारे में, उसके जो रिश्तेदार हैं उसके बारे में, रिलेशंस हैं उसके, जो लव के बारे में, और उसके अलावा उसके डेली रूटीन के बारे में। तो ये सारे पर्सनल लाइफ की चीजें आगम्स में कि कैसे कोई व्यक्ति अपने आचरण में धर्म को उतार सकता था, ये आगम्स में बताया जाता था। और कैसे वो उन्हीं प्रिंसिपल्स जो धर्म के, या धर्म जैसे हम न्याय उचित की बात करते हैं वैसे ही हम धर्म उचित की बात करते हैं, तो वो उसको सोशल लाइफ में या सामाजिक लाइफ में कैसे उतार सकता है, दैट इज बीन टॉक्ड इन द पुरम पार्ट। सो दिस मीन्स इनर फील्ड ऑफ अ पर्सन, and this means outer field। Okay, so there are 2 fields mainly। अगर हम एक आउटर फील्ड और इनर फील्ड की बात करें तो ये एक पर्सन की जाती जिंदगी, या जैसे हम पर्सनल लाइफ बोलते हैं, उसके बारे में है। एंड द आउटर फील्ड ये जो है ये उसके सोशल लाइफ, जो सामाजिक लाइफ है उसकी जो आर्थिक लाइफ है और जो उसकी राजनीतिक लाइफ है, उन सब चीजों के बारे में पुरम्स बात करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड द 2 schools ऑफ द संगम पीरियड। नाउ वी विल कम टू द मेन संगम्स जो हुए थे, जो 3, देयर वर 3 संगीतियां जो हुई थी संगम काल में। सो एज आई टोल्ड यू, दिस पीरियड इज कंसिडर्ड कभी कभी फ्रॉम द 6th century बिफोर क्रिश्चियन एरा, ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी से भी कंसिडर किया जाता है, बट आई एम कंसिडरिंग इट हियर एज फ्रॉम द 4th century बिफोर क्रिश्चियन एरा, 4ठी शताब्दी से 4th century आफ्टर द क्रिश्चियन और इन द क्रिश्चियन एरा। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसवी तक हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो देयर वर 3 मेनली संगीतीज, द 3 संगम्स। The 3 संगम्स। फर्स्ट जो है, फर्स्ट संगम जो हुआ था वो पांड्य किंग्स के अंडर ही हुआ है, मदुरई में। फर्स्ट संगम इन द पीरियड ऑफ पांड्य किंग्स, मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया कि पांड्य किंग्स हो सकता है दे हैव बीन एस्टैब्लिश, मतलब उनका राज्य तभी से शुरू हो चुका था। मदुरई वॉज द प्लेस जहां पे हुआ था। यू हैव टू स्टडी दिस इन डिटेल कि मतलब कहाँ कहाँ हुए हैं एंड हु वॉज चेयरिंग देम,
अभी भी अगर आप कोई भी मीटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो कोई ना कोई उसका अध्यक्ष होता है। वैसे इन संगीतियों के भी अध्यक्ष हुआ करते थे। तो मदुरई में हुआ था अंडर द पांड्य रूलर्स, ऑल ऑफ देम वर अंडर द पांड्यंस ओनली, पांड्यन किंग में ही हुए थे। तो मदुरई में फर्स्ट संगीति में द चेयरमैन वॉज अगस्त्य, अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य सेज, अगस्त वॉज द चेयरमैन। ओके, एंड द टेक्स्ट, मतलब इन संगीतियों में कुछ टेक्स्ट लिखे जाते थे, लिटरेचर लिखा जाता था, या उसी पीरियड में डिस्कशन के थ्रू कोई टेक्स्ट निकल के आते थे। सो इस पीरियड, इस फर्स्ट संगीति के कोई भी टेक्स्ट सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। नो टेक्स्ट सर्वाइव्ड। बिकॉज अगर इसको कंटेम्प्ररी टाइम के साथ कंपेयर करें, अगर अभी हमारे पास पेपर इंडस्ट्री है, वी कैन राइट ऑन पेपर एंड दैट, और अब तो और ज्यादा एडवांस फॉर्म है, दैट इज डिजिटल, द वे यू आर स्टडीइंग। सो डिजिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज बहुत टाइम तक वो रह सकती है। बट दीज पीपल यूज्ड कॉपर यूज करते थे लिखने के लिए, एंड ताम्रपत्र जिसे कहते हैं, जो बार्क ऑफ द ट्री होता है, जो लकड़ी का एक छिल्ला होता है, उसके ऊपर लिखते थे। उसके अलावा पत्तों पर लिखते थे। तो ये टेक्स्ट ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं हो पाया, प्रेजर्वेशन नहीं हो पाया इसका। सेकंड संगम और टुक पार्ट इन कपटपुरम। दिस टुक पार्ट इन कपटपुरम एंड देवर, ये पूरा जो साहित्य है संगम साहित्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि संस्कृत अगर नॉर्थ इंडिया में डेवलप हो गया था तो तमिल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, दे शेयर्ड दी कॉमन स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को शेयर करते थे। तो ये जो संगम काल है, दिस इज मेनली तमिल साहित्य इसमें डेवलप हुआ है। ओके, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। इसमें इन द स्टार्टिंग अगस्त्य was the chairman and later Tolkappiyar। I told you कि ये सारे नाम टंग ट्विस्टर्स जैसे हैं, तो आपको प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। Tolkappiyar, and no offense to the South Indians, Tolkappiyar, he wrote Tolkappiyam, and this is as elaborate as पाणिनि का अष्टाध्यायी, और मे बी मोर, बिकॉज इसकी ग्लोरी बहुत ज्यादा है। दिस इज अबाउट तमिल ग्रामर, ये तमिल ग्रामर के बारे में है। तमिल ग्रामर के जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं वो तोलकप्पियर ने तोलकप्पियम में डिफाइन किए हैं। एंड थर्ड संगम संगीति जो हुई थी, थर्ड संगम हुआ था जो, was again in Madurai। Okay, so this was headed by नक्कीरार। नक्कीरार ने हेड किया था इन्हें। I do not want to spell them, मैं इनको wrongly spell नहीं करना चाहती हूँ, नहीं तो इन लोगों की आत्मा मुझे बाद में सताएगी।
ओके, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड कि इसमें क्या हुआ था. इसमें मेनली देयर वर 4 टेक्स्ट्स. उन 4 टेक्स्ट को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बिकॉज ये इलेबोरेटली पूछे जाते हैं. मे बी आपको पूरा एक मेंस में क्वेश्चन भी मिल सकता है कि व्हाट वर द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट्स दैट सर्वाइव्ड इन, नॉट इन दिस, मतलब इतना डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है. ओके, सो दिस वाज अ ट्विस्ट. 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था संगम काल के ऊपर. द क्वेश्चन वाज लाइक कि संगम पीरियड का जो साहित्य है वो उस काल के पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी को या राजनीतिक क्रोनोलॉजी को बहुत अच्छे से नहीं बता सकता है, लेकिन उस काल में जो सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसको बहुत अच्छे से दर्शाता है. एंड वी हैड टू कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट. सो आई थिंक यू वुड बी गेटिंग, ये जो 4 टेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उससे आपको अच्छे से आंसर मिल जाएगा. एंड द फर्स्ट सोशल कंडीशन तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इन दिस. जब कोई राजा स्कॉलर्स को या लिटरेचर को बढ़ावा देता है, सो देयर इज, मतलब अगर हम इंडस वैली, चाहे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, चाहे वैदिक पीरियड की बात करें, या उसके बाद के सारे काल में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक आर्ट एंड कल्चर की बात ही नहीं हो सकती. जब तक कोई पीरियड स्टेबल नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस, मतलब बार बार वॉर हो रहे हैं एंड एम्पायर ही नहीं टिक पा रहे हैं, एक के बाद एक आते जा रहे हैं, तो साहित्य की रचना करना बहुत मुश्किल है और बहुत कम रचना हो सकती है उसमें. बट वी कैन से कि इस काल में बहुत सारा साहित्य लिखा गया था. सो व्हाट वर दी 4 टेक्स्ट्स? 4 टेक्स्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं. बिफोर दैट वही उसी क्वेश्चन पे मैं वापस जाना चाहूंगी. तो हम जब ये 4 टेक्स्ट डिस्कस करेंगे, यू हैव टू लॉजिकली अप्लाई योर ब्रेन्स. यू हैव टू लॉजिकली अप्लाई योर ब्रेन्स इसमें, कि इसके पीछे क्या हम आंसर में कैसे उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या इसके पीछे क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं, सो दैट आवर आंसर गेट फुल्ली लोडेड विद सम, मतलब जो तथ्य है, नहीं तो हम आंसर में लिखेंगे क्या. सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो 4 टेक्स्ट हैं हम इनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज एट्टुथ हो गई. एट्टुथ हो गई. दिस वॉज रिटन बाय अहनानूरू. अहनानूरू. ओके, सो दिस इज एट्टुथ हो गई जो है, दिस इज अगेन 8 एंथोलॉजीज. What do you mean by an anthology? Anthology क्या होती है? Anthology is a series or a group of poems. मतलब ये कविताओं का एक संग्रह है या कविताओं का एक क्रोनोलॉजिकली एक कविताओं की सीरीज है. तो this is around 30,000 lines of poetry. 30,000 lines of poetry. ओके, सो इस पोएट्री में बहुत सारी चीज़ें जो उस टाइम पे प्रेवलेंट थी उसके बारे में डिस्कस किया गया है. द पॉलिटिकल एज वेल एज द सोशल एज वेल एज द पर्सनल लाइफ ऑफ द पीपल. दिस वॉज बेसिकली एन एंथोलॉजी. एंथोलॉजी अ सीरीज ऑफ पोएट्रीज और a group of poetries. Anthology थी. This was written by Ahananuru. This is all in Tamil, so do remember that. Then the second text was after एट्टुथ हो गई. We have to discuss तिरुकुरल.
मेरी भी टंग ट्विस्ट हो जाती है कभी कभी, तिरुकुरल। दिस इज रिटन बाय तिरुवाळुवर, तिरुवाळुवर। Use some retroflexion of your tongue while speaking all these names. Thiruvalluvar. So this Thirukural is mainly based on epics लिखे गए हैं इसमें। epics मतलब महाकाव्य टाइप के लिखे गए हैं, जो कि they were based on polity and love। polity and love जैसे डिस्टेंट दो पिलर्स डिस्कस किए गए हैं। डिस्टेंट सब्जेक्ट्स मतलब जो एकदम ही अलग सब्जेक्ट्स हैं, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आप इससे इमेजिन कर सकते हैं पॉलिटी के बारे में और लव के बारे में। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था जो 2013 में पूछा गया था, यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस वेरी वेल इन दैट आंसर। एपिक्स के फॉर्म में है, एपिक्स, टेल्स, कहानियां, छोटी छोटी लघु कथाएं, तो ये सब महाकाव्य बनाते हैं मिलकर। देन सिलपदिकरम, सिलपदी, कहीं कहीं आपको ये सिलपथिकरम भी लिखा दिखाई देगा। दिस वॉज रिटन बाय इलानु अदिगल, इलानु अदिगल। So this is a very interesting, you can say this is a very interesting story of Kannagi and Kovalan. So this story is based upon the justice system या judiciary of those times। तो एक पांड्यन किंग थे उदयन। अगेन उदयन वॉज अ वेरी कॉमन नेम, पहले भी यूज किया जा सकता, मतलब नॉर्थ इंडिया में भी यूज किया गया था, साउथ इंडिया में भी। एंड इन रियलिटी देयर वॉज अ किंग उदयन इन द पांड्यन डायनेस्टी। सो पांड्यन किंग थे उदयन एंड कोवलन वॉज अ पर्सन, उनकी प्रजा में से कोई आदमी था या कोवलन था जिसका नाम, तो वो एक किसी और औरत के साथ उनका अफेयर था और उनकी जो बीवी थी तो उस पर सारा उन्होंने धन लुटा दिया था। जो उनकी बीवी थी कन्नगी, शी डिड नॉट लीव हिम, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको नहीं छोड़ा था। एंड शी, फिर जब कोवलन को उदयन किंग के द्वारा कोई पनिशमेंट दिया गया था, जस्टिस सिस्टम मतलब उनका फ्लॉड निकला, बिकॉज कन्नगी प्रूव्ड कि वो गलत आरोप उन पे लगाए गए हैं। तो इस टाइप से ये पूरी स्टोरी है। एंड दिस द सिलपदिकरम इज मेनली ट्रांसलेट्स टू द टेल ऑफ एन एंकलेट, एक पायल की ऊपर एक कहानी है। बिकॉज जब कन्नगी ये कोवलन को सजा हो जाती है तो कन्नगी उदयन को एक श्राप देती है और वो श्राप देते समय वो अपनी पायल फेंक देती है उसके महल पर, तो इसे टेल ऑफ एन एंकलेट भी कहा जाता है। तो उसकी एंड द किंग उदयन डाइज, वो उनको श्राप यही देती है कि वो मर जाएंगे और वो रियलिटी में मर जाते हैं। सो नॉट इन द रियलिटी बट इन द स्टोरी वो मर जाते हैं। सो कन्नगी बहुत ही सेलिब्रेटेड कैरेक्टर है या बहुत ही सेलिब्रेटेड वुमेन है उस साउथ इंडिया में। आपको इनके कई स्टैच्यूज भी मिल जाएंगे एंड टेम्पल्स में भी इनके स्टैच्यूज आपको मिल जाएंगे। देन द लास्ट इन द लाइन इज, इसमें लास्ट जो है मणि मेखलाई, मणि मेखलाई। This is written by Satthanar.
सत्यनार ने लिखा है ये, और ये बेस्ड है सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, स्टेटस ऑफ वुमेन। ओके, सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट्स। अब इसको आप अपने आंसर में कैसे यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑन यू। और वो वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है दैट इज कंप्लीटली आंसर्ड। इस पूरे जो भी मैंने आपको संगम साहित्य में पढ़ाया है उसमें आपको पूरा उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड संगम साहित्य। तीनों संगम हमने डिस्कस कर लिए हैं, दोनों स्कूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, आगम और पुरम भी डिस्कस कर लिया है, और तीनों संगम संगीतियां जो हमने डिस्कस कर ली हैं उसमें चेयरमैन्स उनके और जो टेक्स्ट थे मेनली हमने वो सारे टेक्स्ट डिस्कस कर लिए हैं। सो ऑल दीज टेक्स्ट, तोड़कपियम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चारों टेक्स्ट हमने जो डिस्कस किए यहाँ पे दोज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब हम वापस से नॉर्थ इंडिया की तरफ जंप करते हैं, जिसमें हम अब कश्मीर के साहित्य की बात करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कश्मीर। कश्मीर में मेनली देयर इज वन कैरेक्टर और वन वेरी सेलिब्रेटेड ऑथर जिन्होंने बहुत प्रॉपर उनकी क्रोनोलॉजी समझाई है, जो भी वहां पे राजा रह चुके हैं, एंड हिज टेक्स्ट वाज नेम्ड एज राज तरंगिनी। हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। दिस इज अराउंड 11th सेंचुरी के बाद की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंड आफ्टर। ग्यारहवीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम, ईस्वी में ही। सो कश्मीर में वन इज वेरी फेमस, कल्हण। कल्हण हैज रिटन अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ द किंग्स। नॉट ओनली क्रोनोलॉजी, उनके काल में जो राजनीतिक स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस किए हैं इन राज तरंगिनी। राज तरंगिनी। ओके, सो नाउ अगेन इसमें ही जो वर्ड है ये राज तरंगिनी, इसी में ही छुपा हुआ है आपका क्लू कि व्हाट इट इज अबाउट। राजाओं के बारे में है ये, और तरंगिनी मतलब लहर उनकी जो जिस हिसाब से चली उसके बारे में पूरी कहानी है, राजाओं के बारे में सारे कश्मीर के। दिस में बी इन मतलब जो कश्मीरी लैंग्वेज यूज होती है उसी में ही लिखा गया है। ओके, देन वन मोर इम्पॉर्टेंट इन कश्मीर इज सोमदेव। This Somdev has written Katha Sarit Sagar. This is a poetic work. Katha Sarit Sagar. It's a poetic work. मतलब ये पोम के रूप में लिखा गया है। पोम और उसमें डिफरेंस होता है पैराग्राफ राइटिंग में, जैसे कि आपको पता ही होगा, राइमिंग वर्ड्स एंड ऑल, ये सारा डिफरेंस। इट कैन बी संग, अ पोम कैन बी संग, वो गाई जा सकती है या एक लय में बोली जा सकती है। सो कथा सरित सागर भी सोमदेव ने लिखा था। एंड अनदर टेक्स्ट वाज रिटन लल्लेश्वरी। लल्लेश्वरी इज अ टेक्स्ट एंड द राइटर इज नॉट नोन। ये भी कश्मीरी शैविज्म के बारे में है। दिस इज अबाउट
कश्मीरी शैविज्म। कश्मीर में भी शैविज्म का प्रेवलेंस था, तो उसके बारे में ये लिखा गया है लल्लेश्वरी। ओके, सो कश्मीर में के बारे में हमें आफ्टर द इंडिपेंडेंस ज्यादा पता है ऑब्वियसली, बट दीज आर दी प्रोमिनेंट वर्क्स जो हम कश्मीर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। देन वी विल मूव टू अगेन टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में अब हम बहामनी एम्पायर में ये लिखा गया था, बहामनी एम्पायर में भी साहित्य जो है वो लिखा गया था। तो बहामनी कौन थे? बहामनी वर मुस्लिम रूलर्स ओनली उस टाइम में, बट वो साउथ इंडिया में प्रेवलेंट थे। बहामनी के देयर आर 5 पार्ट्स, वो आपको हिस्ट्री में जानने के लिए मिलेगा। गोलकोंडा, बीजापुर एंड ऑल, अहमदनगर, ऑल दीज विल बी डिस्कस्ड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में डिस्कस किया जाएगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द विजयनगर एम्पायर। अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो विजयनगर एम्पायर जो था उसमें, नगरा फॉर द इंग्लिश टच इन इट, विजयनगर एम्पायर जो था उसमें उसको एक साहित्य के दृष्टिकोण से उसको भी एक गोल्डन एज माना जा सकता है। एंड कृष्णदेव राया वॉज दी प्रोटैगनिस्ट, मतलब इसके जो नायक हैं हम उनको कह सकते हैं विजयनगर एम्पायर में, स्कॉलरली नायक भी हैं एंड प्लस एक राजा भी थे। तो कृष्णदेव राया, विजयनगर एम्पायर, this was the Vijayanagar Empire started in the 14th century CE। 14वीं शताब्दी ईसवी में विजयनगर एम्पायर हम बोल सकते हैं। और मेनली इसके जो मेन राजा है कृष्णदेव राया, ही वॉज इन दी 16th century। देयर वर मैनी लाइक विजयनगर में भी देयर वर मैनी संगम, सुलभ, तुलुव, अराविडू। सो दीज आर, यू विल बी स्टडिंग दिस इन हिस्ट्री, डू नॉट वरी, वो भी पढ़ेंगे हम। तो ये विजयनगर एम्पायर में मेन जो प्रोटैगनिस्ट हैं कृष्णदेव राया। कृष्णदेव राया इज वेरी फेवरेट ऑफ UPSC, एंड व्हेन यू विल वॉच भारत एक खोज का कृष्णदेव राया वाला एपिसोड, आपके भी फेवरेट हो जाएंगे। ओके, सो कृष्णदेव राया जो थे वो राजा होने के अलावा ही वॉज अ स्कॉलर ऑल्सो। I do not want to be wrong over here. Yep. It was around, the rule was around 20 years. Okay, so this is known as the golden age of Telugu literature. So this is the golden age of Telugu literature. Do not mix all these South Indian languages, ये काफी अलग हैं एक दूसरे से। तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन एज है ये। तो कृष्णदेव राया ना खुद एक स्कॉलर थे, स्वयं वो एक स्कॉलर तो थे ही, मतलब उन्होंने खुद भी साहित्य की रचना की है, उसके अलावा उन्होंने पेट्रनशिप प्रोवाइड की है बहुत सारे साहित्यकारों को, पोएट्स को। पेट्रनशिप मतलब उनको अपना राज कवि बनाना या उनको अपना उनके एक छत्र छाया उनको प्रोवाइड करना। तो ये उन्होंने किया था कृष्णदेव राया ने। सो देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2016 मेंस में एक क्वेश्चन था
कि कृष्णदेव राया वॉज नॉट ओनली अ स्कॉलर इन हिमसेल्फ बट ही ऑल्सो वॉज अ ग्रेट पेट्रन ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। मतलब वो खुद तो स्कॉलर थे ही, वो स्वयं स्कॉलर तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर और लर्निंग को पेट्रनशिप प्रोवाइड किया था। तो तेलुगु लिटरेचर में कृष्णदेव राया की अगर हम बात करें, सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इनके बारे में। कौन से लैंग्वेजेस में लिखा गया है, द लैंग्वेजेस यूज्ड साहित्य में। फिर पोएट्स कौन से थे जिनको इन्होंने पेट्रनशिप प्रोवाइड किया था, एंड देन हिज ओन वर्क, उनका खुद का जो उन्होंने लिखा था वो क्या था। तो पोएट्स, लैंग्वेजेस एंड वर्क में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पूरा। उनके काल में जो लैंग्वेजेस यूज किए गए थे, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि दिस पर्सन वॉज अ पॉलीग्लॉट, इनको कई लैंग्वेजेस आते थे। एंड ही रोट इन, मतलब इनके काल में या तो लिखा गया था या इनके समय में इन्होंने पेट्रनशिप उनको प्रोवाइड की थी या इन्होंने खुद लिखा था। तो इन ऑल तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड संस्कृत। फिर अगर हम पोएट्स की बात करें तो इन्होंने किस किस को संरक्षण दिया था या पेट्रनशिप दी थी। तो इनके जो एक काउंसिल था, इनका परिषद था इनका, जिनको अष्ट दिग्गजों के नाम से जाना जाता था। जस्ट लाइक शिवाजी के अष्ट प्रधान थे, इनके अष्ट दिग्गज थे। उसमें भी देयर वाज हिज कोर्ट पोएट, या अष्ट दिग्गजों में एक ऐसे शामिल थे जो इनके इंस्क्रिप्शंस हैं कृष्णदेव राय से रिलेटेड, वो भी दे आर ऑल्सो अ पोएटिक या लिटरेरी वर्क के रूप में ही माने जाते हैं। तो जिन्होंने इनके इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख लिखे हैं, एडिक्ट्स लिखे हैं, वो भी एक पोएट के रूप में ही हम उनको कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अल्लासानी पेड्डाना। अल्लासानी पेड्डाना तो ये इनके अष्ट दिग्गज थे। अष्ट दिग्गज, 8 दिग्गजों में से एक। अष्ट दिग्गज थे अल्लासानी पेड्डाना। दिस इज अ वेरी पॉपुलर नेम इन साउथ इंडिया। फिर इनके एक कोर्ट पोएट भी थे, हरिदास। हरिदास वॉज अ तमिल पोएट, तमिल पोएट थे। इसके अलावा 2 और कन्नड़ पोएट्स भी थे इनके उस राज्य में, या इन्होंने जिनको संरक्षण प्रोवाइड किया था, कन्नड़ पोएट्स। One was Thimman. This is also a very celebrated and famous poet, Thimman. And another was Vyas Tirth. He was a saint as well as a poet. जैसे कबीर जी को हम मानते हैं कि वॉज अ सेंट एंड वॉज अ पोएट, उसी तरह से सूरदास को भी हम मानते हैं, व्यास तीर्थ, उसी तरह से ये भी एक सेंट भी थे और पोएट भी थे। ओके, दिस वाज अबाउट द पेट्रनशिप ऑफ कृष्णदेव राया। अनदर वर्क विच इज इम्पॉर्टेंट
ऑफ हिम, मतलब उन्होंने जो खुद से लिखा था वो था अमुक्त मलयाड़ा। अमुक्त मलयाड़ा का लिटरेरी ट्रांसलेशन जो है वो ये है कि द ड्रीम ऑफ विष्णु, विष्णु का ड्रीम है, ये ड्रीम ऑफ विष्णु है। और इसमें ना केवल उनके पर्सनल लाइफ के ड्रीम है, विष्णु की एक पर्सनल लाइफ की नहीं, बट एक यूटोपियन स्टेट कैसा होना चाहिए, एक जो आइडियलिस्टिक व्यू है कि एक स्टेट कैसा होना चाहिए, वो इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो ड्रीम ऑफ विष्णु या लॉर्ड विष्णु का ड्रीम। एंड दिस, ये जो लिटरेरी उसका ट्रांसलेशन है, द गार्लैंड ऑफ पर्ल्स, मतलब जो इसका मीनिंग है गार्लैंड ऑफ पर्ल्स, एंड दिस इज बेस्ड ऑन ड्रीम ऑफ लॉर्ड विष्णु। गार्लैंड ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। वाई अ गार्लैंड ऑफ पर्ल्स, एक जो मोतियों की माला होती है, इट इज सो परफेक्टली, मतलब वो पिरोई हुई होती है कि सारे मोती अपने आप एक तरीके से एक उसमें बैठ जाते हैं, ढांचे में बैठ जाते हैं। तो वो इसीलिए इसका नाम था गार्लैंड ऑफ पर्ल्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट द विजयनगर एम्पायर। आई होप वो जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो 2016 में पूछा गया था मेंस में, वो आपका आंसर हो गया होगा। Now after Vijayanagar Empire only one thing you would think कि एक ही चीज बची होगी, that is Delhi Sultanate and Mughals, but there are other also जिनको मैं अलग से बता देती हूँ because they can not be included। जो क्रोनोलॉजी हमने डिस्कस की है वो लैंग्वेज के आधार पर है, भाषाई आधार पर। बिफोर गोइंग टू दिल्ली सल्तनेट एंड मुगल्स का जो काल था उसका लिटरेचर, हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो अबाउट लैंग्वेज, कि इसमें लैंग्वेज या भाषा क्या यूज की गई है। एंड ऑब्वियसली देयर इज, वी हैव टू स्टडी, जैसे हमने संस्कृत का पढ़ा था, कहाँ से शुरू हुआ था, संस्कृत से हिंदी तक कैसे पहुंचा, उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही छोटा सा एक वो है ट्रांजिशन। ओके, सो देयर इज ईरानियन लैंग्वेज, या ईरानियन प्लेटो पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी, ईरानियन लैंग्वेज, उसमें से निकले दो, दी ओल्ड पर्शियन एंड दी अवेस्तन। ये जो अवेस्तन लैंग्वेज है, दिस इज यूज्ड इन दी ज़ोरोएस्ट्रियन, या फिर पारसियों के जो साहित्य है, पारसी लोगों का जो साहित्य है, उसमें ये अवेस्तन लैंग्वेज जो है वो यूज की गई है। फिर ओल्ड पर्शियन से निकला पर्शियन, जो कि जो पर्शियन दिल्ली सल्तनत में यूज किया गया, वो वाला। एंड इधर से हिंदी हो चुकी थी डेवलप, तो पर्शियन और हिंदी का मिक्स मिला के बनता है उर्दू। तो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे इन दी दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स, पर्शियन एंड उर्दू साहित्य। आई होप दिस इज क्लियर कि मतलब जो भी स्टेजेस हमने लैंग्वेज के, भाषा के डिस्कस किए। नाउ वील मूव टू उर्दू साहित्य, या इसको हम दी मध्यकाल का साहित्य भी बोल सकते हैं, नॉट उर्दू, फारसी और उर्दू। मिडाइवल पीरियड, दिल्ली सल्तनत और
मुगल्स के काल में मेनली ये लिखा गया था, मध्यकाल भी बोल सकते हैं। तो इसमें मध्यकाल में द पॉपुलर लैंग्वेजेस वर ड्यूरिंग द टर्किश एंड द मुगल रूल वॉज पर्शियन। दोनों ही, मंगोल रूल जो मुगल रूल है उसमें भी, और जो दिल्ली सल्तनत जो टर्किश थे, जो तुर्की लोग थे, तुर्की साम्राज्य था जिनका, उनके साथ भी हम पर्शियन लैंग्वेज को रिलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी। इसमें वी सी पर्शियन लैंग्वेज में पहले हम पर्शियन लैंग्वेज ही डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर वील मूव टू उर्दू। फारसी लैंग्वेज यूज करते हैं। फारसी में देयर आर अ लॉट ऑफ वर्क्स, मतलब बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स में इसमें भी वैरायटी आपको मिलेगी, जैसे कि हमने दूसरे लिटरेचर में, संस्कृत लिटरेचर में या साउथ इंडियन लिटरेचर में डिस्कस किया है। सो वन ऑफ द फेमस वाज अमीर खुसरो, तोताए हिंद। तोताए हिंद भी बोला जाता है इन्हें, इनका या तो ये निकनेम है या इन्हें टाइटल दिया गया है तोताए हिंद। तोता क्या करता है? तोता सबको पूरी कहानी सुना देता है, सो दैट इज वाई ही इज नोन एज द तोताए हिंद। नूह सिफिर इन्होंने लिखा था, नूह सिपिर। पर्शियन में आपको बहुत सारे नाम याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे टाइटल्स भी याद करने पड़ेंगे, एंड मेनली ये उस टाइम के राजाओं के बारे में ही लिखते थे। हाउएवर नूह सिपिर वाज ऑन सूफीज्म, क्योंकि ये सूफीज्म पे बहुत ज्यादा लिखते थे अमीर खुसरो। एंड देयर वाज अ क्वेश्चन, दिस इज वेरी रिसेंटली आस्क्ड इन मेंस, मतलब 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द मिडीवल लिटरेचर। तो सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, उससे कोई मतलब नहीं है कि अभी कौन सी सरकार है, बट दे हैड आस्क्ड इन अ क्वेश्चन अबाउट पर्शियन लैंग्वेज एंड दिस वाज आल्सो स्ट्रैटेजिक, मतलब ये, क्योंकि इसका आंसर आपको अभी मिल जाएगा। जब हम सूफीज्म की बात करते हैं तो हम एकता की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जहां तक हम बात कर सकते हैं, तो इसीलिए वो स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड क्वेश्चन है। ओके, सो सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, साहित्य के क्वेश्चंस रहेंगे और रहेंगे। आमिर खुसरो के द्वारा और भी लिखे गए थे, बट दोज वर इन उर्दू, तो मैं ये आमिर खुसरो से ही रिलेट करके उर्दू के नीचे लिख देती हूँ। लैला मजनू बहुत ही फेमस इनका प्ले है, यू माइट नो अबाउट दिस। ये उर्दू में लिखा गया था। एंड आईने सिकंदरी, दिस वॉज द टेल, मतलब आईने सिकंदरी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसंग था, एक रानी पद्मावती को देखने का, आईने में देखा था उन्होंने, सामने से नहीं देखा था, उसको इसमें पूरा दर्शाया गया है। आईना ए सिकंदरी। ओके, सो नेक्स्ट वील मूव टू मिनहाज ई सिराज ने लिखी है, मिनहाज ई सिराज ने जो लिखी है तबाकत नसीरी। तबाकत मीन्स अ क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री। तबाकत ऐसा लिटरेचर का फॉर्म, ऐसा साहित्य का फॉर्म जो हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी को बहुत अच्छे से बताता है। तबाकत नसीरी, दिस वॉज ऑन अ रूलर, उनके ऊपर ये लिखा गया था या उनके काल में ये लिखा गया था। दिस इज ऑल पर्शियन, so this was written on over नसीर उद्दीन, सुल्तान नसीर उद्दीन के ऊपर ये
लिखा गया था। तबाकते नसीरी बाय मिनहाज ई सिराज। देन वी मूव टू तारीख फिरोज शाही। ये फिरोज शाह तुगलक के काल में लिखा गया था। अ वेरी फेमस रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अभी हम दिल्ली सल्तनत तक की बात कर रहे हैं। तुजुक ए फिरोज शाही। दिस तुजुक ऑल्सो मीन क्रॉनिकल, मतलब एक क्रोनोलॉजी जो हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी है उस, या हिस्ट्री की एक डायरी है, डायरी भी बोल सकते हैं। तुजुक का मीनिंग जो है वो एक डायरी है। तुजुक ए फिरोज शाही। दिस वॉज रिटन बाय तुजुक ए फिरोज शाही वॉज रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी। दिस वॉज अ वेरी सेलिब्रेटेड मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है हिस्ट्री में, जियाउद्दीन बर्नी। और इनसे क्वेश्चन आता है, जियाउद्दीन बर्नी, इनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। सो नाउ यू वुड नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि अगर आपको इनका साहित्य पता है, तुजुक ए फिरोज शाही लिखा है इन्होंने, तो यू कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन कि ये फिरोज शाह तुगलक के काल में ही हुए होंगे। देन नेक्स्ट इन लाइन इज, बोर्ड खत्म हो जाएगा बट ये नहीं खत्म होगा। तुजुक ए बाबरी। अब हम आते हैं और बाबरनामा। बाबरनामा, ये दोनों खुद स्वयं, वाई एम आई मेकिंग मिस्टेक्स इनके नाम में। आप मुझे राइटिस्ट का वो मत दे दीजिएगा। बाबर ने ही लिखे थे तुजुक ए बाबरी एंड बाबरनामा। तुजुक अगेन मीन्स अ डायरी और अ क्रॉनिकल। तो इन्होंने खुद के ऊपर ही लिखा था और इनके काल में जो भी पॉलिटिकल, राजनीतिक, सोशो इकोनॉमिक एंड अदर कंडीशंस जो भी प्रिवेलिंग थे वो सब इनमें दिया गया है। सो ये जो आप लिटरेचर को नॉट एज अ सोर्स ऑफ स्टोरीज सिर्फ मत समझिए। लिटरेचर जो है इट इज अ वेरी वाइड टॉपिक। लिटरेचर में आपको हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर आपको सारे मतलब उनके सारे पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री सब आपके इसमें आ जाएगा लिटरेचर के अंदर। सो लिटरेचर डज नॉट ओनली मीन fictional literature, तो you have to keep that in mind. Then we'll move to other important literature जो भी इस काल में लिखा गया था। अब आफ्टर दैट तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर या सलीम वॉज द सन ऑफ अकबर। तो इनके ऊपर ये लिखा गया था तुजुक ए जहांगीरी, और ये लिखा था जहांगीर ने स्वयं। फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ बाबर। ओके, देन अब आफ्टर दैट दिस इज अगेन डायरी ऑफ जहांगीर। सो लाइक वी राइट अ डायरी, अगर आपको डायरी लिखने का शौक है तो उसी तरीके से ये डायरी ऑफ
जहांगीर। देन हुमायूंनामा, हुमायूंनामा, okay, this was not written by Humayun, this was written by his half sister गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। देन नेक्स्ट इन लाइन इज आईने अकबरी एंड अकबरनामा। यूं ही नहीं अकबर को महान समझा जाता है, क्योंकि ये उन्होंने खुद नहीं लिखा है। आईने अकबरी और अकबरनामा ये उन्होंने लिखवाया है, मतलब अबुल फजल ने लिखा है। ये उनकी महानता की जो चर्चा है वो अबुल फजल ने की है। दिस ऑल्सो टॉक्स समटाइम्स, अगर हम अकबर के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक अलग से रिलीजन की स्थापना की थी और वो बहुत ज़्यादा सेक्युलर कंसिडर किए जाते हैं हिस्ट्री में। तो उन्होंने एक दीन इलाही करके एक रिलीजन की स्थापना की थी एंड ही कंसिडर्ड, मतलब उन्होंने लिबरल ट्रीटमेंट किया था हिंदूज के साथ कंपेयर टू अदर रूलर्स। तो इसीलिए इसमें भी वननेस ऑफ गॉड की हम एक झलक देख सकते हैं। वननेस ऑफ गॉड की एक झलक देख सकते हैं इसके अंदर हम। सो यू कैन इनकॉर्पोरेट इन दिस आंसर कि जो एक मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज जो हैं दे मतलब वो अपने काल के स्पिरिट को दिखाते हैं, आत्मा को बताते हैं। द पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ देयर एज। तो आप इसका आंसर वननेस ऑफ गॉड, सूफीज्म और उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह ये सारी चीजें बता सकते हैं इसमें, इस आंसर को लिखने के लिए। देन देयर इज, you might have seen that movie पद्मावत। पद्मावत आपने जो दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की एक मूवी देखी होगी पद्मावत करके, ये उसी की बात की जा रही है। वो इस स्टोरी पर बेस्ड है। दिस वाज रिटन बाय मलिक मोहम्मद जयसी। मलिक मोहम्मद जयसी। एंड लास्ट इज पादशाहनामा। पादशाहनामा दिस वॉज रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है ये। पादशाहनामा, नॉट बादशाहनामा, पादशाह। पादशाह एक टाइटल लिया जाता था बाय दीज मुगल रूलर्स बहुत बार, पादशाह। और इसकी शुरुआत बाबर ने ही करी थी एक्चुअली। तो इन्होंने, बाबर ने पादशाह जो लिया था टाइटल, उसी से ये बाद में और भी रूलर्स ने लिया था, मुगल रूलर्स ने। पादशाहनामा जो था वॉज रिटन अपॉन शाहजहां के ऊपर। शाहजहां के रीन में ये लिखा गया था, जो कि जहांगीर के पुत्र थे। So this was about the Persian literature.
अब हम उर्दू लिटरेचर के को भी डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट उर्दू के में हमने आमिर खुसरो की 2 रचनाएं पढ़ ली हैं, लैला मजनू और आईने सिकंदरी। उसके अलावा भी उर्दू साहित्य लिखा गया है। खुसरो के अलावा मीर तकी मीर ने दीवाने मीर, मोमिन ने दीवाने मोमिन। सो इनके नाम बहुत इजी हैं। दीवाने गालिब, गालिब ने लिखा है। एंड उर्दू जब आप बोलते हैं या फारसी जब आप बोलते हैं तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बोलिए। एक आपको यू हैव टू स्पीक फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। माय नेम इज खान, फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, खान। सो दैट इज वाई गालिब है वो, नॉट गालिब। सो गालिब ने लिखी है, मीर तकी मीर ने, और मोमिन इस उर्दू में और भी साहित्यकार हुए हैं। नाउ वी विल मूव टू सम अदर जो लिखे गए हैं, जिसमें हिंदी के भी हैं, सिख ग्रंथ भी हैं और अवेस्तन यानी कि ज़ोरोएस्ट्रियन पारसी ग्रंथ भी हैं। तो हिंदी में हम बहुत ही इंटरेस्टिंगली, वैसे तो जो मॉडर्न एज है हिंदी में ज़्यादा उसमें लिखा गया है, क्योंकि इस एज तक जब तक उर्दू में लिख रहे थे यहाँ पे सब, तब तक अवध, मगधी, अर्ध मगधी, ब्रज भाषा, इस टाइप के लैंग्वेजेस नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट थे। उर्दू के साथ, उर्दू और फारसी के साथ। सो हिंदी लिटरेचर इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट मॉडर्न पीरियड में उसका ज्यादा हमें लिटरेचर मिलेगा, उसका साहित्य जो आधुनिक काल में है उसमें ज्यादा मिलेगा। बट देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें हिंदी में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं 2-3 राइटर्स नहीं कहूंगी, स्कॉलर्स ही कहेंगे। एंड दे हैव रिटन इट वेरी इलैबोरेटली, मतलब इन्होंने बहुत ही उसको बहुत इमेजिनेटिव या क्रिएटिव, कलात्मक ढंग से लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी राज रासो। इफ यू कैन गैस द नेम कि ये किसके ऊपर लिखा गया है, इसी से आपको पता लग जाएगा। ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा हुआ है। उनके एक राज कवि थे चांद बरदाई, तो उन्होंने ये लिखा है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, चांद बरदाई। दिस गोज लाइक मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। We'll end today's lecture by this epic poem. आपने अगर भारत एक खोज देखा होगा तो उसमें भी एक एपिसोड इनके ऊपर डेडिकेटेड है, हाउ ही नरेट्स द होल स्टोरी। तो ये इन्होंने एक वीर गाथा बताई है, चांद बरदाई ने एक वीर गाथा की तरह दर्शाया है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी जो थे, उनका जो मोहम्मद गौरी था, उनका जो पृथ्वीराज चौहान के साथ इंटरैक्शन था या जो भी वो अफेयर था, जो भी मामला था, उसको बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने दर्शाया है, चांद बरदाई। देन दोहाज, ऑब्वियसली यू मस्ट हैव स्टडीड, ये आपने अपने हिंदी के बुक्स में भी पढ़ा होगा। कबीर के दोहे कहा जाता है, काल मरे सो आज मर, आज मरे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी मरेगा कब, करेगा, काल करे सो आज कर। यू मस्ट हैव स्टडीड दिस। देन ऑब्वियसली
रामचरितमानस जो आपने दूरदर्शन पे देखा होगा, जो उनका पूरा राम जी की पूरी स्टोरी है, वो रामचरितमानस रिटन बाय तुलसीदास। देन देयर इज सुरसागर, सुरसागर रिटन बाय सूरदास। सूरदास वॉज कंसिडर्ड भक्ति काल के ही माने जाते थे। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप भक्तिज्म और सूफिज्म के बारे में पढ़ेंगे, दैट प्रिवेल्ड अराउंड 14th सेंचुरी के आसपास। 12th भी कभी कभी स्टार्टिंग माना जाता है उसका। 14th सेंचुरी के आसपास प्रिवेल करता था, 14वीं शताब्दी में। तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे इन हिस्ट्री, भक्ति काल और सूफी काल के बारे में। तो ये जो सूरदास हैं ये भक्ति काल पे ज्यादा लिखते थे। कबीर भी भक्ति काल पे, भक्तिज्म पे ज्यादा लिखते थे। और इनके अलावा मीराबाई और कई हुए हैं, जिसमें मराठी भी हैं बहुत सारे, नामदेव, तुकाराम। यू विल स्टडी अबाउट देम इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी उनका काफी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज भक्तिज्म एंड सूफीज्म इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ओके, सो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर ओवर हियर। इसमें ये ही इंपॉर्टेंट बचते हैं हिंदी में। बाकी हम मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में पढ़ेंगे, मॉडर्न लिटरेचर में हिंदी के। फिर इसके अलावा सिख ग्रंथ, उसमें भी स्क्रिप्ट चेंज है। सिखों की स्क्रिप्ट वाज गुरमुखी स्क्रिप्ट। तो गुरमुखी स्क्रिप्ट में ही उन्होंने लिखा है। आपने लिखा हुआ देखा होगा, जो उनका फ्लैग रहता है, द सीख फ्लैग जो है, उस पे खालसा का एक चिन्ह बना होता है, उसके अलावा एक नीचे खालसा लिखा रहता है, दैट इज इन गुरमुखी स्क्रिप्ट। तो सिख लिटरेचर या सीख लिटरेचर, तो सीख लिटरेचर का हम अगर ओरिजिन, मतलब जो स्टार्टिंग है उसका स्टैब्लिश कब हुआ था, तो हम उसके 5th गुरु से लिटरेचर का मान सकते हैं, क्योंकि 1st गुरु से तो सिखिज्म ही स्टार्ट हुआ था, तो वो लेटर पीरियड में ही था। तो आदि ग्रंथ, दिस वाज रिटन इन आदि ग्रंथ वॉज रिटन इन 1604 में। 1604 में लिखा गया था ये। दिस वॉज कंपाइल्ड बाय भाई गुरुदास अंडर द 5th सिख गुरु। अंडर द 5th गुरु, सिख जो गुरु थे, ऐसे इनके 10 गुरु रह चुके हैं सिखों के। तो जो 5th गुरु थे वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 5th सिख गुरु, गुरु अर्जन देव। अर्जन देव। Then another important in the Sikh literature was obviously the Guru Granth Sahib, the holy literature, the holy text, गुरु ग्रंथ साहिब, जो उनका पवित्र टेक्स्ट माना जाता है सिखों का। This was written by or under the 10th Sikh Guru and the most important Sikh Guru,
गुरु ग्रंथ साहिब वॉज रिटन बाय अंडर गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह। ओके, सो दे ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम, इसमें जो एक स्पेशलिटी है, मैंने आपको गुरुमुखी स्क्रिप्ट के बारे में बता दिया है। गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखते थे जो भी सिख ग्रंथ लिखे गए या सिख ग्रंथ लिखे गए हैं, गुरुमुखी स्क्रिप्ट है। और इसमें एक बहुत ही स्पेशल भाषा यूज की जाती थी, संत भाषा। रादर आई शुड राइट इन देवनागरी, संत भाषा। ये जो संत भाषा है, इट वॉज अ मिक्सचर। संत भाषा एक मिक्सचर है, मतलब हिंदी, उर्दू, सिख, मतलब अलग अलग जो डायलेक्ट्स हैं और उसके अलावा भी, तो ये सारे वर्ड मिक्स करके एक संत भाषा भी बनाई गई थी। तो उसमें भी लिखा है काफी लिटरेचर। तो ये बहुत ही एक स्पेशल बात है अबाउट द सिख इसमें भी हम देख सकते हैं, बिकॉज सिखिज्म जो है ऑलरेडी स्टैंड्स फॉर वननेस ऑफ गॉड। तो ये अगर हम भक्तिज्म और सूफीज्म से रिलेट कर सकें, तो ये संत भाषा जो है दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस का मिक्सचर होना, मतलब भाषाओं का मिक्सचर होना, मतलब कि कल्चर्स का मिक्सचर है। ये एक जो सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशंस हैं, उनका मिक्सचर है। जो संस्कृति है उसका मिक्सचर है। तो आप हर चीज के पीछे एक पर्सपेक्टिव बना के चलेंगे तो आपको इजीली समझ में आएंगी सारी चीजें। एंड अनदर वाज ज़ोरोएस्ट्रियन। ज़ोरोएस्ट्रियन, ये जो है ज़ोरोएस्ट्रियन साहित्य जो है, लिटरेचर, वो अवेस्तन लैंग्वेज में लिखा है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बिफोर द मिडीवल पीरियड कि अवेस्तन लैंग्वेज हैज ऑल्सो बीन डराइव फ्रॉम, वो ईरानियन प्लेटो पे जो भी बोला जाता था, जो ईरान के पठार में जो भी भाषाएं बोली जाती थी, वन ऑफ देम वाज अवेस्तन एंड अदर वाज पर्शियन, एज आई हैव टोल्ड यू। लिटरेचर, इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, द टेक्स्ट इज ऑल्सो नेम्ड एज अवेस्ता या ज़ेन अवेस्ता भी बोलते हैं। लेटर उसको ज़ेन अवेस्ता भी बोला गया, मतलब लिखा गया है उसमें, ज़ोरोएस्ट्रियन या पारसी लिटरेचर में। ये अवेस्तन लैंग्वेज में ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इन अवेस्तन। और ये जो अवेस्तन लैंग्वेज है ये काफी मेल जोल खाती है विद द संस्कृत लैंग्वेज। ये संस्कृत के साथ बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। तो ये अवेस्तन लैंग्वेज में लिखा गया है। इसमें अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं पारसियों का, अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एंड देयर बिलीफ्स, मतलब उनकी जो भी मान्यताएं हैं, जो भी उनके भगवान या उनके जो जिसको भी वो मानते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब इसमें दिया हुआ है। Okay, so this was about the Avestan. I hope you have understood both Sikh literature and the Avestan literature. तो लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं, वी हैव टू कनेक्ट इट विद द हिस्ट्री। एक जो हमने सारे क्वेश्चंस भी हैं मेंस के, वो डिस्कस कर लिए हैं
इधर, और उसके अलावा प्रीलिम्स के हिसाब से जो भी फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए आपको विद लॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ इट, मैंने आपको एक एक चीज बहुत ही डिटेल में बताया है, सो दैट यू डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, आगे जाके आप कोई प्रॉब्लम फेस ना करें इसमें। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक, एंड बहुत ही साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है कई स्टूडेंट्स को, लेकिन जब आप आराम से बहुत ही सोच समझ के इसको लॉजिक लगा के पढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही सिंपल आपके लिए बन जाएगा। और जो मैंने आपको हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी बताई है, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू कि आपकी आधी प्रिपरेशन जो हिस्ट्री की है वो इसी के साथ आपकी होती जाएगी, आर्ट एंड कल्चर के मॉड्यूल के साथ। सो यू विल बी वेरी थरो कि नींद में भी आपसे कोई पूछ ले, नो प्रॉब्लम। आई वुड लाइक टू एंड द लेक्चर। मैंने सारे लिटरेचर अभी तक जो भी है सारा लिटरेचर डिस्कस कर लिया है ऑफ द एंशिएंट, प्राचीन और मध्य भारत का। आई वुड लाइक टू एंड द लेक्चर, जो हमने एक पृथ्वीराज चौहान के बारे में चांद बरदाई की डिस्कस करी थी। तो एक वो यूलॉजी है, मैंने आपको पहले भी यूलॉजी का मीनिंग बताया था। यूलॉजी जो होता है वो किसी भी इंसान के बारे में एक उसकी गाथा होती है, एक उसकी प्रशंसा में एक गाथा होती है। तो चांद बरदाई ने बहुत ही अच्छे से ये लिखी है यूलॉजी, और भारत एक खोज के एपिसोड में बहुत ही अच्छे से दर्शाई भी गई है वो। जब आप वो एपिसोड अगर आप इच्छुक हैं तो वो देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ही मैं उसकी 4 लाइनों से लेक्चर को खत्म करना चाहूंगी कि है अंतिम क्षण यही, सुन देकर तू ध्यान, है अंतिम अवसर यही, सुन देकर तू ध्यान, एक बार में भान कर, एक बार में भान कर मत चुके चौहान, एक बार में भान कर मत चुके चौहान, 4 बांस 24 गज और अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर घड़ियाल है, मत चुके चौहान, मत चुके चौहान। प्रणाम।